हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। तो आपके सामने लेकर आए हैं बिहार अमीन का टेस्ट सीरीज। तो यहां पे हम देखेंगे 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक। तो आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो होगा जीके जीएस और जनरल हिंदी का होगा, बाकी 25 क्वेश्चन मैथ का होगा। जैसा कि सिलेबस में बताया गया है कि कुल प्रश्नों की संख्या होगी 75 और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का। इसी बीच में पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो आज हम इस टेस्ट सीरीज का 15वां पार्ट लेके आए हैं, 15वां नंबर टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। बाकी 14 टेस्ट सीरीज आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां पे जाके देख सकते हैं। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन के लिए। तो बिना समय गवाए चलते हैं लेकर आज का पहला सवाल। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो पहला सवाल आपके सामने होगा और पहला सवाल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, क्या कि लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है। तो लोकतंत्र में महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वो किसको प्राथमिकता ज़्यादा देती है, प्रमुखता ज़्यादा देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, नागरिक को। ठीक है, तो लोकतंत्र में नागरिक को ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता दिया जाता है। वहीं पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले महिला न्यायाधीश की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी 1987 ईस्वी में अपना पद ग्रहण की थी। ठीक है, और उन्होंने उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। आगे चलते हैं 3 नंबर सवाल में पूछा है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से दिए गए चारों विकल्पों में से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। इसकी ऊंचाई पूछता है तो इसकी ऊंचाई 253 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन आप हमारे अनुसार देखेंगे तो ये जो हमने डेटा जहां से लिया है वो सही है, 253 मीटर इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल में पूछा है, क्या प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो ऐसी कौन सी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की जो अरब सागर में जाके नहीं मिलती है। तो 5वां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है वो आपके अरब सागर में जाके नहीं मिलती है। ठीक है, वहीं पे प्रायद्वीप भारत के पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में मिलती है और कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। 6 नंबर सवाल में पूछा है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो मानस पशु विहार कौन से राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में, जिसे असोम भी कहा जाता है। तो असोम में मानस पशु विहार स्थित है। आगे देखते हैं 7वां नंबर सवाल में पूछा है, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका सबसे ज्यादा आर्द्र महाद्वीपों में से आता है पूरे संसार में। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने 8वां नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का क्षरण का एक कारण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अपक्षय। अपक्षय जो है वो अपक्षय क्रिया मृदा निर्माण की एक प्रमुख क्रिया है, जबकि अपवहन, वनोन्मूलन और अधिक चराई द्वारा मृदा का बड़े पैमाने पर अपरदन होता है। तो अब ध्यान रखेंगे अपक्षयन क्या है। अपक्षय एक मृदा निर्माण अर्थात मिट्टी निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल, और 9 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे दिया हुआ है कि डिगो गार्सिया द्वीप समूह किस महासागर में है। तो डिगो गार्सिया की बात किया गया है तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, हिंद महासागर में। ठीक है, डिगो गार्सिया भूमध्य रेखा के दक्षिण में हिंद महासागर में अवस्थित है, एक कोरल द्वीप समूह है यह। आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल आपके सामने है।
पूछा है विभिन्न तारों के विभिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। तो जो विभिन्न तारों के विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं वो तापमान के कारण होते हैं, टेम्परेचर के कारण होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में पूछा है आपको आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं। तो आइसोगोनिक रेखाएं क्या होती हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं को हम लोग आइसोगोनिक रेखाएं कहते हैं। 12 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछा है रजाओं की घाटी अवस्थित है। तो रजाओं की घाटी कहाँ पे अवस्थित है। तो 12 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, यूनान में अवस्थित है। यहाँ पे भारत में पूछता है फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, जबकि रजाओं की घाटी की बात किया जाए तो यूनान में अवस्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है धूम कोहरा का कारण क्या है। तो धूम कोहरा का कारण क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा कि वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण के द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव के कारण ही धूम कोहरा बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 14 नंबर सवाल पूछा है सैक्रामेंटो सैन जुआकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं साइट्रस जिसे नींबू जैसे वंशज फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, वो कहाँ पे अवस्थित है। तो 14 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित सैक्रामेंटो सन जुआकिन घाटी अंगूर एवं साइट्रस फ्रूट्स जैसे नींबू वंश के बात किए जाए तो फलों के उत्पादन के लिए बहुत विख्यात है। यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रदेश साइट्रस फलों जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी, सहतूत, नाशपाती इत्यादि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 15 नंबर सवाल में पूछा हुआ है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे चारों ऑप्शन। फिलहाल यहाँ पे पहला ऑप्शन उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये बात तो सही है। ठीक है कि यहाँ पे क्या है कि भारत में उनका बर्थ होनी चाहिए। बाकी हम 3 ऑप्शन और देखते हैं। तो 3 ऑप्शन में यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। और इन तीनों कथन से ऑप्शन बनाया गया कि पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। तो इस तरह से बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, दूसरा सही है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारे देश की राष्ट्रपति बनने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है रात में तारे चमकते हैं। तो क्या कारण होता है जिसे कारण तारे चमकते हैं। तो 16 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अनेक अपवर्तनों के कारण। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो तारे हैं वो चमकते हैं। तो इसका सही जवाब आपके सामने ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 17 नंबर सवाल, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं। तो जो द्रव चालित मशीनें होती हैं वो किसके सिद्धांत पे कार्य करती हैं। तो 17 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पास्कल का सिद्धांत। द्रव चालित मशीनें बोला जाए या तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती हैं गाड़ियों में वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करती हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल में पूछा हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन सा एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। तो ये 18 का ऑप्शन ए आपका किलिमंजारो जो तंजानिया में है वो एक्टिव अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तंजानिया में स्थित किलिमंजारो ज्वालामुखी को हम लोग मृत ज्वालामुखी कहते हैं, या तो डेड या तो एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी कहते हैं। 19 नंबर सवाल, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केपलर साहब ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल आपका 20 नंबर सवाल में पूछा हुआ है इस्पात जिसे स्टील कहते हैं या तो आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत के लेपन का नाम क्या होता है। ठीक है, तो इस्पात स्टील या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत के लेपन को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे हम लोग असदद लेपन कहते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल, ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑयल ऑफ विट्रोल हम लोग किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। इसका फार्मूला होता है H2SO4। इसको हम लोग कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से आपका 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से है, दिया हुआ है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु कौन सी है। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है, और यह धातु है, नॉन मेटल होती है। 23 नंबर सवाल ने पूछा है विटामिन सी का भरपूर स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का भरपूर स्रोत की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, आंवला। वैसे विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, चाहे संतरा हो, नींबू हो, लेकिन आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। आगे देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल, मानव हृदय बंद होता है। तो मानव हृदय बंद होता है, तो 24 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, हृदयावरण में। ठीक है, मानव हृदयावरण जिसे हम लोग पेरिकार्डियम नामक थैले में सुरक्षित होता है। ठीक है, इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मानव हृदय का वेट पूछा जाए तो 300 ग्राम होता है। तो मानव हृदय को हम लोग पेरिकार्डियम जिसे हृदयावरण कहते हैं, उसी में ये स्थित होता है। आगे देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल में पूछा है मानव शरीर में की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। जो आपका पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का रिसाव होता है, उसको कौन सी ग्रंथि इसको नियंत्रित करती है। तो 25 का ऑप्शन ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल में पूछा है भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ करा दिया गया है। तो 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 56%। भारत के लगभग 56% ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ करा दिया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों की बात किया जाए तो शहरी क्षेत्रों में 93% बिजली सुलभ करा दी गई है। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित। पाल साम्राज्य की बात किया जाए तो 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूर्वी हिस्से से संबंधित है। तो पाल साम्राज्य भारत में पूर्वी हिस्से से संबंधित है। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस साम्राज्य की राजधानी मुंगेर बिहार थी, ये भी ध्यान में रखें। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि पाल साम्राज्य के राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर बिहार। 28 नंबर सवाल में पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है। तो ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है, 28 नंबर का सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा, 83.3 करोड़ भारत की जनसंख्या है, जो कुल आबादी का 68.89% है। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित सिंचाई के स्रोत की बात किया जाए तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत ट्यूबवेल को माना गया है, और यह 45% सिंचाई का भाग को कंट्रोल करता है। अर्थात 45% भारत के सिंचाई भाग, ठीक है, ट्यूबवेल्स के सहायता से किया जाता है, जबकि नहर से 26%, कुआं से 19%, तालाब से 3% और अन्य से 7% सिंचाई की जाती है। 30 नंबर सवाल पूछा है टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो 30 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा, J.L. ब्रेड साहब ने टीवी का आविष्कार किए थे। 31 नंबर सवाल आपके सामने है, दिया हुआ है यहाँ पे, यह सहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पटना कॉलेज को छोड़ दिए थे जबकि उनकी एग्जाम में परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। तो इसका सही जवाब आपके सामने ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्ण सिन्हा साहब ने। कृष्ण सिन्हा साहब ने, ठीक है, पटना कॉलेज को छोड़ दिए थे। आगे देखते हैं 32 में पूछा है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। मतलब बिहार के ऐसे कौन से वकील थे जो असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उस समय लाभ के पद को छोड़ दिया था। तो 32 का यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन क्या क्या बनाया गया है, फिर हम उस ऑप्शन के अनुसार जवाब देंगे। तो
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। तो इसका सही जवाब आपके सामने हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने लाभप्रद का जो वकालत थी वो उन्होंने छोड़ दी थी। आगे देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल में पूछा गया है आपको, क्या ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ओदंतपुर शिक्षा का केंद्र है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका 33 का ऑप्शन बी, बिहार में अवस्थित है। ओदंतपुर शिक्षा बिहार केंद्र राज्य में अवस्थित है। ओदंतपुरी वर्तमान बिहार शरीफ का प्राचीन नाम है। तो जो वर्तमान में इसका नाम बिहार शरीफ है और ये शिक्षा का एक मुख्य केंद्र है, ये भी ध्यान रखें। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाद में इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। आगे बात करेंगे 34 नंबर सवाल का, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो भारत में और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता की बात किया जाए, खास करके बिहार की, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। जैसा कि अभी हमने बात किया था, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने बिहार में काफ़ी हमारे स्मारकों को नष्ट किए हैं, ठीक है। 35 नंबर सवाल आपके सामने है, पूछा हुआ है नालंदा विहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो इसका सही जवाब 35 का ऑप्शन ए, अभी आपने देखा था बख्तियार खिलजी की बात में, इन्होंने बिहार में अपनी विजेता हासिल की थी और बिहार को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल में बात किया गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? अब यहाँ से 15 क्वेश्चन आपके 50 तक चलेंगे हिंदी के, तो आप हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहें और हिंदी को अब आसान ना समझें, ठीक है, और मैथ का भी प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ में 75 क्वेश्चन तक। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो 36 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। 37 नंबर सवाल में पूछा हुआ है, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। आर्द्रता का विलोम शब्द क्या होगा? तो 37 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आर्द्रता का शुष्क होता है, ठीक है, विलोम शब्द। 38 नंबर सवाल में पूछा है, हडौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो 38 का सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा, राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं 39 सवाल में पूछा है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे पूछा हुआ है 40 नंबर सवाल कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कांड की संख्या बताया जाए तो आपको 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 कांड आता है। इसे 16वीं सदी में रचा गया एक महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य की एक महान कृति भी मानी जाती है। आगे देखते हैं 41 नंबर सवाल पूछा हुआ है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या है? तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ की बात की जाए तो 41 का ऑप्शन बी सही होगा, सबसे अलग रहना कहते हैं हम लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाना। आगे देखते हैं 42 नंबर सवाल में पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो रीति शब्द का बहुवचन की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन को हम देखेंगे। वैसे रीति शब्द का बहुवचन रीतियां होती हैं, तो बाकी हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। रीति शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो रीतियां, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, रीतियां। बात किया जाए कि 43 नंबर सवाल में, तो यहाँ पे पूछा हुआ है 43 नंबर सवाल कि साहित्य अकादमी के द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 43 का सही जवाब आपके सामने हो जाएगा, ऑप्शन डी परिजात के लिए, ठीक है। तो साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को परिजात नामक उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। कागज की नाव, परिजात, ठीक है, क्यों जान इसके प्रमुख उपन्यास हैं। आगे देखते हैं 44, मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समान अर्थी शब्द है? तो
तो मुकुल का समान अर्थी शब्द पूछा गया है, तब 44 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कली। ठीक है, मुकुल शब्द का समान अर्थी शब्द कली होता है। 45 नंबर सवाल में पूछा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 45 नंबर सवाल पूछा हुआ है कि उचित विकल्प से रिक्त स्थान को पूरा करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री खाली जगह दिलाई, तो प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 45 का ऑप्शन बी सही जवाब है, सही शब्द यहाँ पे भरा जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल पूछा है, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है। तो मनु भंडारी की कौन सी प्रसिद्ध कथाकार नहीं है, तो 46 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो हमारे मनु भंडारी जी की रचना है। और पिंजरे की उड़ान की बात किया जाए तो ये उनके रचना नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे बात किया जाए 47 की, तो वैदिकी हिंसा खाली जगह ना भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें, तो इसको भरना है खाली जगह में वैदिकी हिंसा। 47 में क्या भरा जाएगा, तो वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हिंसा खाली जगह पे भरा जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग 48 की बात किया जाए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कहत नटत रिझत फिल इन द ब्लैंक्स मिलत खिलत फिल इन द ब्लैंक्स सही शब्दों का चयन करते हुए प्रस्तुत दोहे को पूर्ण कीजिए। तो इस दोहे को भरना है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, तो 48 का ऑप्शन ए। ठीक है, कहत नटत रिझत खिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, ये सही दोहा का एक पद है। 49 की बात किया जाए, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप चुनिए। तो यहाँ पे दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो दात्री इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे 49 का दात्री में, ठीक है, बड़ी की मात्रा आएगी, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी होगा, सी नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है, मात्रा की बहुत ध्यान रखना होता है। यहाँ पे देखिए 50 में लिंग संबंधी अनुपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो 50 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कर्ता कर्ती, ठीक है, ये अनुपयुक्त है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से देखेंगे 51 से आपके मैथ के सवाल। तो मैथ के सवाल के लिए मैं आपको विशेष तरह के जोड़ दूंगा कि यहाँ मैथ का सवाल को आप ध्यान से करें, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा अहम रोल निभाएंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, पूछा हुआ है यदि रूट 30 या तो वर्गमूल 30 का निकटतम मान 5.477 है, तो 2 रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर आपका 5/6 का मान क्या होगा। तो इसका सही जवाब आप लिखेंगे तो 51 का देखेंगे तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा आपका 0.913। ठीक है, वैसे आप बात किया जाए तो यहाँ पे आप क्या इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर लेंगे 6 से, तो जितना भी आएगा उसको जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 0.913 आ जाएगा। आगे देखते हैं 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल में पूछा है विजय एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। ठीक है, विजय एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। विजय तथा पुनीत मिलकर, ठीक है, विजय प्लस में पुनीत की बात किया जाए तो वो 6 घंटे में कर सकता है। आगे दिया हुआ उसी कार्य को 6 घंटे, पुनीत तथा सचिन, और पुनीत और सचिन की बात किया जाए तो वो उसे 4 घंटे में कर सकते हैं। सचिन अकेला उस काम को कितने देर में करेगा, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम से कुल काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। तो 24 यूनिट कुल काम है। तो विजय का 24 काम 8 दिन में करता है तो 1 दिन में 3 काम करेगा। यहाँ पे विजय और पुनीत मिलकर 6 दिन में करते हैं तो 1 दिन में 4 काम। फिर पुनीत और सचिन मिलकर 4 दिन में करते हैं तो 1 दिन में 6 काम। तो विजय का जो एफिशिएंसी है, क्षमता, वो 3 है और विजय और पुनीत का एफिशिएंसी 4 है। तो विजय का मान लो 3 आ गया तो पुनीत का कितना आ जाएगा आपका 1। फिर विजय और सचिन का एफिशिएंसी 6 है तो मान लो पुनीत का 1 है तो सचिन का कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो काम होगा वो कितना होगा
24 काम और एक दिन में करता है 5 काम, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 24/5। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर सवाल, और 53 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो रेलगाड़ियाँ एस और आर स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर 35 किलोमीटर और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। जब वो एक दूसरे से मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 90 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। तो एस तथा आर के मध्य की दूरी किलोमीटर में बात करें तो ध्यान रखेंगे कि एस की चाल 35 किलोमीटर है और आर की चाल, ठीक है, आर से स्टेशन चालने वाली गाड़ी की चाल 42 किलोमीटर है। 1 घंटा दोनों गाड़ी चलेंगी तो आर से चलने वाली गाड़ी देखेंगे 42 माइनस 35 7 किलोमीटर ज़्यादा चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका 90 किलोमीटर अधिक चली है, तो ये कितनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बात करेंगे तो 1 घंटा में आप 7 किलोमीटर अधिक चलते हैं, ठीक है। तो 90 किलोमीटर कितने घंटे में चलेंगे, तो 90/7 हो जाएगा। समझ में आ गया, 90/7 ये आपका समय हो गया। और किसी का भी चाल से गुना कर लेंगे तो मान लो कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है 42, तो 42 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6 बार में, और ये कितना आ जाएगा आपका 540। तो गाड़ी की जो आर से एस की बीच की दूरी है वो कितनी है 540 किलोमीटर। या तो 90/7 गुने में आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो आपका 540 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता है L इंटू में B होता है, तो इसको गुना करेंगे तो 21 दूना क्या होगा 42, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आगे 55 नंबर सवाल पूछा है, एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसकी बाह्य कोण से 100 डिग्री अधिक है, तो उनमें कितनी भुजाएं हैं। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का कुल मान कितना होता है, तो आंतरिक और कुल कोण का मान होता है 180 डिग्री। अब बात किया गया आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण से 100 डिग्री अधिक है, तो यहाँ से बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंतरिक कोण 140 होगा और बाह्य कोण कितना होगा 40 होगा, तब ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा आपका 180। तो इस तरह से उनमें कितनी भुजाएं होंगी, तो बाह्य भुजा कितना है 40, तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या बराबर करेंगे 360 बटे में बाह्य कोण, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आपका 9 भुजा। कितना भुजा, भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 9, ध्यान रखेंगे। आगे दिया हुआ यहाँ पे 56 का कि 1/3 और प्लस में दिया है कॉसेक 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान पुट करेंगे और 1/3 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक 30 का मान होता है 2, तो यहाँ से कितना आया 3 दूना 6 और 1 7/3, कितना आ जाएगा 7/3। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है क्या कि DEF में कोण E पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका है DE और F, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बनाया गया है E पे। यदि साइन D बराबर 15/17, यहाँ से D से लेंगे तो साइन D बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो D के सामने वाला लंब कितना है, तो ये 15 हो जाएगा और कर्ण कितना है आपका 17, ठीक है। और जब D निकाल के पाइथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा D के मान हो जाएगा 8, ठीक है। 8 नहीं, D का मान 4 दिया है, मतलब ये कितना गुना है तो आधा करके बताया गया है। तो यहीं से इस EF की लंबाई पूछेगा तो इसको भी आप आधा करके बताएं, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा, तो 15 का आधा आपका हो जाएगा 7.5, और 7.5 इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 58 नंबर सवाल में कि 9 के पहले 20 गुणज के औसत ज्ञात करें। तो 9 के पहले 20 गुणज क्या हो जाता है, तो 9 होगा पहला, फिर 18 होगा, इस तरह से 20 गुणज क्या होगा लास्ट में 180 होगा, ठीक है। 20 गुणज 9 दूना 18, ये दोनों को क्या करेंगे पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो आपका आ जाएगा औसत कितना आएगा 189/2, तो ये आ जाएगा आपका 94.5, कितना आएगा 94.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 59 आपका एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे सरलीकरण का एक क्वेश्चन दिया हुआ मोड में दिया हुआ, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है यार। 59 का आपका जो आंसर आएगा
वो कितना आएगा, तो -12/7 आएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। ये है कुछ नहीं है, 7 है और मोड का मतलब 2 में से -6 जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा -4, ये हो जाएगा मोड के बाहर में 4। ठीक है, इस तरह से -4 है, ये भी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और 5 को 5 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका -4। इस तरह से कर सकेंगे, 7 चौक 28 -4, ये आ जाएगा ऊपर में 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे में देखेंगे तो नीचे में भी क्या हो जाएगा आपका 7 दूना 14, और इधर से करेंगे तो नीचे में आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस कितना 24/14 आएगा, और 24/14 का मान क्या होगा 12/7। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि AQ + BQ + CQ - 3ABC का मान ज्ञात करें। या आपका मान दिया हुआ है A² + B² + C² बराबर है ABC। ठीक है, और ये CA प्लस में 4। ठीक है, और ABC का मान दिया हुआ आपका 4। तो यहाँ से देखिए AQ + BQ + CQ - 3AB का जो मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है A + में B + में C, और आपका अंदर ब्रैकेट में होता है A² + में B²। ठीक है, B² + में C² -AB -BC और -AC। ठीक है, तो यहाँ से ABC का प्लस में जो मान दिया वो कितना दिया है 4। ठीक है, और सभी का जो इधर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 आएगा। 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ से दिया हुआ है एक सवाल, क्या इंटरसेप्ट निकालना है, या तो 18x + 25y - 900 = 0, x का अवरोधन जिसे इंटरसेप्ट कहते हैं उसका मान निकालना है। तो ये 18x है। ठीक है, प्लस में आपको दिया हुआ है 25y, और 900 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इंटरसेप्ट निकालने के लिए यहाँ पे हम 900 से भाग दे देंगे सबको, तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, एक तरफ से यहाँ से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये 18/900 और 25/900 आएगा, तो 18x का निकालना है तो 18/900 करेंगे तो ये आ जाएगा 18×5 = 90, तो 1/50 आएगा, और 50 इसका सही जवाब होगा। x इंटरसेप्ट कितना होगा 50। आगे देखते हैं 62 नंबर सवाल। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो समान वृत्त बिंदु A तथा B पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जिनके केंद्र O और O' है। अगर O के बीच की दूरी कितना है 24 मिलीमीटर है, और AB बराबर 10 मिलीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे एक दो समान बात किया गया है आपका वृत्त का। ठीक है, दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी है वो क्या है O, और वो O' दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कितना आपका 24 कहने का मतलब ये आपका 12 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 12। और टोटल जो AB मान लो यहाँ पे इंटरसेप्ट करता है और यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, और ये भी का मान 10 है, तो ये भी आपका क्या होगा 5, और ये भी होगा 5। इस तरह से हम 12 और 5 इससे निकाल पाइथागोरस निकालेंगे तो कितना आएगा 13। ठीक है, 13 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल मिलीमीटर में ज्ञात करें। तो 13 आपका क्या आ गया, वृत्त का आपका रेडियस आ गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्या होगा πr²। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, पाई का मान रखेंगे, r का स्क्वायर 169 पुट करेंगे, तो इस तरह से 62 का आपका जवाब आएगा आपका 530.66। 530.66 इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉर्मूला में r का मान पुट कर देंगे। आगे देखते हैं 63 नंबर सवाल में पूछा है, एक वृत्त की व्यास की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और वृत्त में खींची गई जीवा की लंबाई है 6 मीटर, तो केंद्र से जीवा तक की दूरी ज्ञात करें। देखिए ये वृत्त है और एक जीवा खींचा गया है कितना 6 सेंटीमीटर का, और ये केंद्र है। तो यहाँ पे वृत्त का व्यास कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली दूरी तो यहाँ से क्या है, ये आपका ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका जो व्यास ये जीवा दिया है कितना 6 में से ये बढ़ जाएगा आपका 3 और 3। इस तरह से पाइथागोरस लगाएंगे तो ये त्रिज्या आपका 5 है, और जो जीवा 6 है वो 3 भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्र से आने वाली लाइन इसको 2 बराबर भाग में काटती है। तो 5 और 3, तो इधर से आपका क्या आएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना आएगा 4, और 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे दिया हुआ 64 नंबर सवाल में P का 60% बराबर Q का 50% तथा PQ बराबर P का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से आप देखेंगे 64 नंबर सवाल में यहाँ पे P/Q निकाल लेंगे, तो P/Q जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा आपका 50/60%, तो प्रतिशत और 0 कटेगा 5/6। पूछा है Q बराबर P का x% है,
तो Q जो है 6 जो है वो आपका 5 का कितना प्रतिशत, मतलब Q जो है वो P का कितना प्रतिशत है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 20, 20 छक 120%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 65 नंबर सवाल में पूछा हुआ है क्या कि XYZ एक कंपनी में साझेदार हैं। एक वर्ष में X लाभ का 1/4 भाग प्राप्त करता है, Y लाभ का 1/5 भाग प्राप्त करता है, Z 22,000 रुपये प्राप्त करता है। तो X को लाभ के रूप में कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 1/5 है, तो टोटल लाभ को हम 4 और 5 का एलसीएम मानेंगे 20। तो 20 में से X को मिल जाता है 1/4 मतलब मिल जाता है 5, और Y को मिलता है 1/5 मतलब 4। टोटल 20 है तो Z को कितना मिलेगा 11। ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। टोटल लाभ हमने मान लिया 5 और 4 का एलसीएम 20 मान लिया, 20 का 1/4 X को 5 और Y को 1/5 मतलब 4। तो जो बच गया वो किसको मिलेगा Z को, और Z को 11 नहीं मिला है, ये 22,000 मिला है। तो 11 यूनिट का मान है कितना 22,000, 1 यूनिट का मान कितना हुआ 2,000। तो बात किया गया है आपको कितना X को कितना मिलेगा, तो 5 यूनिट, तो 5 दूना 10, 10,000 रुपया ए को मिलेगा। 65 का ऑप्शन ये सही जवाब हुआ। 66 में आपको दिया हुआ यहाँ पे कि P तथा Q ने 50,000 तथा 40,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद P ने 20,000 रुपया निकाल लेता है और Q व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद 70,000 रुपया और निवेश कर देता है। वर्ष के अंत में P को लाभ में से 11,000 का लाभ होता है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए P क्या करता है 50,000 रुपये निवेश करता है और 4 महीने तक तो 50,000 निवेश करेगा। तो P की बात किया जाए, ये P है और ये आपका Q है। P जो है आपका 40,000 रुपये, सॉरी 40,000 रुपये जो है वो 4 महीने तक निवेश करता है। ठीक है, Q वहीं पे इसके बाद 4 महीने के बाद क्या करता है, बाकी जो 8 महीना है वो 20,000 निकाल के 20,000 सिर्फ रहने दिया होगा। 40,000 में 20,000 निकाल लिया तो 20,000 रहेगा और वो 8 महीने के लिए निवेश करेगा। इस तरह से टोटल निवेश 4 महीना में 40 × 4 और 8 महीने में 20 × 8 होगा। ये आपका P का। Q की बात किया जाए तो ये आपका 5 है। ठीक है, 5 2,000 निकाल लेता है तो बच गया आपका 3,000। यहाँ पे Q की बात किया जाए तो Q जो है आपका कितना करता है 40,000 करता है और 6 महीने तो करता है, और 6 महीने के बाद 70,000 रुपये और बढ़ा लेता है। मतलब 40 और 70 कितना हुआ 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये, और अगले 6 महीने तक ये निवेश करता है। तो ये तो इनका निवेश का अनुपात था। तो यहाँ से आप देखिए ये 0 0 0 सभी का 0 काट लीजिए। ठीक है, तो 5 चौके 20 और 8 तिया 24, ये हो गया आपका 44, और यहाँ पे 6 चक 24, 11 66, 66 और 24 की बात किया जाए तो आपका ये हो गया 90। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि वर्ष के अंत में P का लाभ जो है वो 11,000 है, 44 नहीं 11,000 है। तो 44 यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं 22:45 भी कर सकते हैं। तो 22 का मान आपका कितना है, ठीक है 11,000 मतलब 22 × 110 और 2 0 500 गुना। तो टोटल कितना होगा 22 और 45। तो 22 और 45 जो होगा 67 होगा। 67 को हम 5 से गुना कर देंगे तो आपका जो जवाब आएगा ऑप्शन ये आ जाएगा कितना 33,500। आगे यहाँ पे दिया हुआ है 67 नंबर में दिया है 25 मोमबत्तियों का औसत भार 40 ग्राम है। यदि 50 ग्राम वाली कुछ मोमबत्तियाँ निकाल ली जाए तो औसत भार 37.5 ग्राम हो जाती है। तो 50 ग्राम भार वाली कितनी मोमबत्तियाँ निकाली गई। तो 67 की बात किया गया। तो पहले हम देखें यहाँ पे जो 25 मोमबत्तियाँ उनका औसत भार कितना था 40। तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 गुने में कर लेंगे 40। ठीक है, कुल औसत भार हो गया। उनमें से मान लो 50 ग्राम वाली मोमबत्तियाँ जो है वो X मोमबत्तियों को निकाला गया होगा। तो 50 गुने में हो जाएगा X। ठीक है, निकालने के बाद जो X मोमबत्ती हैं तो 25 में से X माइनस हो गए हैं। ठीक है, और इनका औसत रह गया है अब कितना 37.5। इसको जो सॉल्व करेंगे तो X का मान आएगा और X का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 मोमबत्ती निकाली गई थी 50 ग्राम वाली। आगे देखते हैं कि यहाँ पे है 68 में कि 5786 × 5784 को एक पूर्ण
वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटा अंक क्या है जिस इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो पहले हम लोग 5786 और 5784, इसके बीच में संख्या आएगी 5785, इसको हम लोग x मान लेंगे 85 को। तो ये जो संख्या है ये क्या होगा, x प्लस में 1, कौन सा 86, x क्या है आपका 5785, ध्यान रखेंगे। तो 86 क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, और गुना में क्या है x माइनस में 1, मतलब 85 में से एक घटा देंगे, कितना आएगा 84। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम, जो कि एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो इसमें सिर्फ 1 जोड़ देंगे, तो ये 1 और 1 कट जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और यह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, दिया हुआ है 20 लड़के एक काम का एक चौथाई 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, शेष काम को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़के चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 लड़के एक काम का एक चौथाई, ठीक है, एक काम का कितना, एक चौथाई 25 दिन में कर सकते हैं। तो हमने बताया था M1 गुने D1 बटे में W1 बराबर M2 गुने D2 बटे में W2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या कितना है, तो ये 20 है, और दिन लगता है 25 दिन में कितना काम करते हैं, तो एक चौथाई काम करते हैं, 1/4। तो कितना बढ़ गया है, 3/4 काम बचा है। तो शेष काम को 50 दिन में पूरा करने के लिए M2 निकालना है, और आपको 50 दिन में पूरा करना है, ठीक है, और कितना करना है, 3/4 भाग। तो यहाँ से 4 से 4 काट लेंगे, ठीक है, ये 25 से 50 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, तो 20 2 से ये कट जाएगा आपका 20 10 बार में। तो M2 का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 10 तिया 30, कितना आ जाएगा 10 तिया 30, 30 लड़के हो जाएंगे टोटल। बोला है और कितने लड़के चाहिए, तो 20 लड़के पहले से, 30 लड़के चाहिए, तो 10 लड़का और लाना चाहिए। 20 लड़के पहले से थे, अब चाहिए ये 3, 10 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, तो 30 में से 20 पहले से थे, 10 और लड़के आना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा है जब गोपाल ए से बी पैदल जाता है तथा बी से ए साइकिल से आता है तो उसे 46 मिनट का समय लगता है। ए से बी किससे जाता है, पैदल, पैदल मतलब ऑन फुट, पैदल मतलब पैर से आता है, फुट से जाता है, साइकिल से आता है, हम सी लिख लिया, तो यहाँ पे लगता है इसको 46 मिनट, ठीक है। दोनों तरफ पैदल से चलने से उसे 75 मिनट लगते हैं। 2F मतलब पैदल जाना पैदल आना, तो ये लग जाता है 75। तो आप मेरे को बताइए कि दोनों तरफ पैदल जाने में 75 मिनट, तो एक तरफ पैदल जाने में कितना लगेगा, तो आप कहोगे 37.5 मिनट लगेगा। एक तरफ पैदल जाने में कितना लगेगा, 37.5 मिनट। तो 46 में से 37.5 मिनट को घटाओगे तो साइकिल का चाल आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 8.5 मिनट, 8.5 मिनट आ जाएगा आपका साइकिल से। दोनों तरफ से साइकिल जाने में कितना लगेगा, एक तरफ साइकिल जाने में 8.5 लगता है, तो दोनों तरफ साइकिल से जाने में कितना लगेगा, तो 17 मिनट लगेगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 71 नंबर सवाल में बोला है एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण की लंबाई 8 और 15 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, डायगोनल 1 गुने डायगोनल 2। तो यहाँ से आप करेंगे 1/2 गुने 8 गुने 15 करेंगे तो आ जाएगा 15 चौक 60, कितना आ जाएगा 15 चौक 60, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, यहाँ से एक और सवाल दिया हुआ है क्या कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्या कितना है 35, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर बटे में आपका 2 होगा। यहाँ पे जब r का मान रखेंगे तो 72 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल दिया है DEF, ठीक है, DEF एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें E पर है आपका समकोण, D आपका 45 डिग्री है, ये क्या है आपका 45 डिग्री, तो FB क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो पूछा है 10F + 1/3, तो 10F 10 45 1 होता है, और 1 में से 1/3 को जोड़ेंगे तो आपका 4/3 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। आगे इसलिए से आप त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, उसे देख के जाएं, छोटे छोटे सवाल आने के बहुत चांस बन जाते हैं। 74 नंबर सवाल आपके सामने है, यहाँ दिया हुआ है कि XYZ एक समकोण त्रिभुज है, XYZ
दिया हुआ है कॉसेक एक्स, एक्स से दिया हुआ है तो कॉसेक कर्ण बटे में लम होता है, तो कर्ण आपका 17 हो जाएगा, लम आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, बोला है एक्स वाई, तो यहाँ पे 17 15 पैथागोरस लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई का मान 8। 8 का मान जो है एक्स वाई का 4 है, मतलब 2 कर दिया गया है, तो आपको वाई जेड का पूछा है तो 15/2 करके 7.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं, दिया हुआ है जब एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 बच जाता है, तो उसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो जो शेषफल 26 बचा उसे 3 से भाग देके 8 बार में जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा, 8 या 24, 2 बच जाएगा, 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपके 75 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।